देखिए आपका सीपीसी चल रहा था और सीपीसी में आपका 2 लेक्चर से मान के चलिए कि डिग्री ही पढ़ाया जा रहा है। आज जो आपको अभी डिग्री ही आज भी लग जाएगा क्योंकि काफ़ी ये बड़ा चैप्टर है। देखिए आपका फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए तब उसके आगे बढ़ा जाए। ये बताया गया था कि सिविल न्यायालय जब हियरिंग पूरी हो जाती है, यानी कि जब सुनवाई पूरी हो जाती है, तो सुनवाई पूरी होने के बाद तुरंत निर्णय सुनाएगा। तुरंत यानी कि जैसे ही सुनवाई पूरी हो फैसला सुना दे। अगर तुरंत नहीं सुनाता फैसला तो सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर सुनाए। अगर 30 दिन के अंदर भी नहीं सुनाता तो सुनवाई पूरी होने के 60 दिन के अंदर हर हाल में सुना दे। और जब आपका माने निर्णय सुना दिया जाता है, उसके बाद धारा 33 बताया गया था कि निर्णय को फॉलो करते हुए, ये भी आपका एमपी में क्वेश्चन आ चुका है कि डिक्री डिक्री सदैव यानी कि आज्ञप्ति सदैव निर्णय के अनुसरण में बनेगी। इसके बाद आपको बताया गया था कि जब निर्णय दिया जाता है तो निर्णय से जो वास्तविक परिणाम निकलता है या जो वास्तविक निष्कर्ष निकलता है, या तो वह वास्तविक निष्कर्ष आपका कह सकते हैं डिक्री होगा, या आपका वह अवास्तविक निष्कर्ष जो होगा आदेश। इसके बाद हमने बताया था कि न्यायालय के ऐसे निर्णय जो आपका धारा 2 की उपधारा 2 की शर्तों की पूर्ति कर दे, उस निर्णय से निकले निष्कर्ष को हम डिक्री कहेंगे। और जो आपका पूर्ति नहीं करता, आपका उससे निकले निष्कर्ष को आदेश कहेंगे। ये हम बताए थे। इसके बाद आपका ये बताया गया था, बैठिए भाई। इसके बाद आपका जो बताया गया था, आपका डिक्री के प्रकार हम, हाँ, एक आपका एक्चुअल डिक्री बताया गया था। यानी कि एक्चुअल डिक्री मतलब कि जिस निर्णय में पांचों आवश्यक तत्व मिलते हैं। और एक हम डिम्ड डिक्री बताए थे। डिम्ड डिक्री ही ज़्यादा पूछा जाता है। यानी कि 5 आवश्यक तत्व जो डिक्री के हैं उनमें से एक की कमी है, यानी कि 1 या 2 या 3 की, यानी कि डिक्री के आवश्यक तत्व उस निर्णय में नहीं मिलते, फिर भी विधायिका जबरदस्ती कहिए, यानी कि विधायिका ने उस निर्णय को डिक्री मान लिया है, यानी कि इसी को कहा जाता है डिम्ड डिक्री। अर्थात डिम्ड डिक्री क्या है? तो जब कोई निर्णय डिक्री नहीं है तो होगा क्या, लगातार बताया जा रहा है आदेश। तो एक ऐसा आदेश जिसे डिक्री माना गया है, बस ये याद 2 दिन से बताया जा रहा है ये नियम। इसके बाद आपका जो पढ़ाया जा रहा था, आपका प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री, यानी कि डिक्री के प्रकार हम शुरू किए थे। डिक्री के प्रकार में जो हमें बताना है, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री और प्रारंभिक तथा अंतिम डिक्री में अंतर। और तीसरा प्रकार है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। देखिए यहीं आपका रुका था, इसको फिर एक बार बताया जाए। और दोनों में अंतर भी हमें देखना है, यानी कि प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री पढ़नी है और दोनों में अंतर देखना है। देखिए आपका फिर एक बार शुरुआत किया जाए। आपका धारा 2 की उपधारा 2 में आपका डिक्री की परिभाषा के बाद आपका स्पष्ट लिखा गया है कि डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती हैं या अंतिम। ये बेयर एक्ट में ही लिखा गया है, आपका परिभाषा में ही। फिर धारा 2 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण में आएंगे
और स्पष्टीकरण ये बताता है कि कब डिक्री प्रारंभिक होगी और कब डिक्री अंतिम होगी। यानी कि धारा 2 का जो एक धारा 2 की उपधारा 2 का एक्सप्लेशन ये बता देता है कि कब डिक्री या आज्ञप्ति प्रारंभिक होगी और कब आपका आज्ञप्ति फाइनल या अंतिम होगी। तो स्पष्ट बताया गया है कि जब मुकदमे को पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने के पहले और कार्यवाहियां की जानी है और डिक्री पारित की गई है तो वह डिक्री प्रारंभिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रारंभिक डिक्री है वह मुकदमे को पूरी तरह नहीं निपटाती। प्रारंभिक डिक्री ये बताती हैं कुछ विवादों का निपटारा कर दिया गया है और कुछ विवादों का निपटारा अभी बाकी है। अर्थात प्रारंभिक डिक्री स्वतंत्र होती हैं, पहले पारित की जाती है, अंतिम डिक्री पर निर्भर नहीं करती। प्रारंभिक डिक्री पारित करना बाध्यकारी नहीं है, याद रखें, बाध्यकारी नहीं है, चाहे न्यायालय पारित करे या न करे। एक उदाहरण देखिए इस पर पहले। सबसे अच्छा उदाहरण वहीं उठाया जाए जो बताया जा रहा था, आपका पजेशन या कब्जे वाले पर ही सब आपका, यानी कि सभी डिक्रियों में एक ही उदाहरण बताते हैं। मान लीजिए ए का यह मकान था और बी ने इस पर अवैध कब्जा किया, तो ऐसी दशा में ए अपने मकान का कब्जा वापस पाने के लिए बी के खिलाफ मुकदमा करता है। तो ये जो वाद पत्र दायर करेगा उसमें वह मांग किया है कि बी से हमारे मकान का हमें क्या दिलवाया जाए, कब्जा। ये पहली मांग है, यानी कि पहला विवाद हो गया। दूसरा ए ने ये कहा कि हमें मीन प्रॉफिट, बताया गया था भाई, हमें मीन प्रॉफिट या मध्यवर्ती लाभ या अंतःकालीन लाभ भी बी से दिलवाया जाए। यानी कि कौन सा लाभ, अंतःकालीन लाभ भी दिलवाया जाए। इसके बाद आपका और भी अनुतोष मांग सकता है, मांगने में कोई रोक टोक नहीं है, चाहे न्यायालय दे या न दे। तो और कुछ मंगवा दीजिए, ये दे सकता है कि हमें मुकदमे का क्या दिलवाया जाए, खर्चा भी दिलवाया जाए। वकील साहब का जो खर्चा मांगा जा सकता है संशोधन, तो इसमें खर्चा में वकील का भी खर्चा शामिल है, गवाहों का भी खर्चा शामिल है। और एक जरूर लिख दिया जाता है कि अन्य कोई रिलीफ या अनुतोष भी न्यायालय दे जो न्यायालय को उचित लगे। इसलिए लिखा जाता है कि फिर एक बार याद रखिए, जितनी चीजें आप मांगेंगे न्यायालय उतनी ही चीजें देगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर कोई चीज छूट गई है, आपने अपने वाद पत्र में नहीं मांगा है, तो न्यायालय जबरदस्ती नहीं दे देगा, अपने मन से नहीं देगा। अतः मुकदमा तैयार करते समय ये सतर्क रहा जाता है कि एक भी बात न छूटे। इसलिए ये जरूर लिखा जाता है, अदर रिलीफ, अन्य कोई अनुतोष जिसे न्यायालय क्या समझे उचित। और अन्य में तो सब आ जाएगा, कोई छूटा ही नहीं। अब इतना पर ही रहा जाए। देखिए आपका अब प्रारंभ, इसमें आपका जो मुख्य विवाद दो बातों को लेकर है। अब प्रारंभिक डिक्री कब कहलाएगी, तो न्यायालय ने आपका निर्णय दिया कि भाई ए पजेशन का हकदार है और बी से ए को हम पजेशन देने की डिक्री पारित करते हैं, लेकिन ए बी से अंतःकालीन लाभ पाएगा कि नहीं, इसका फैसला हम क्या करेंगे बाद में। तो आप लोग खुद बताइए, क्या ये जो डिक्री पारित की गई है, क्या ये विवाद को पूरी तरह निपटा दी है कि अभी नहीं निपटाई है। तो किस विवाद को पूरी तरह निपटा दी है, कब्जे को। और कौन सा विवाद अभी बाकी है, अंतःकालीन। तो कब्जे के बारे में जो डिक्री होगी, पहला नियम प्रारंभिक होगी। कब्जे का विवाद पूरी तरह से अब क्या हो गया है, निपट गया है। लेकिन
अभी आगे और कार्यवाही की जानी बाकी है। तो बताइए किसके बारे में अभी कार्यवाही की जानी बाकी है? आपका अंतःकाल। ये यही पॉइंट पकड़ना है। अब कब्जे का विवाद नहीं, अब किसका विवाद रह गया है? अब आइए, फिर न्यायालय ने आगे सुनवाई की और अंतःकालीन लाभ के बारे में बाद में निर्णय सुनाया। तो आप लोग बताइए, कब्जे के बारे में जो विवाद पर निर्णय आया, डिक्री बनी, वह प्रारंभिक डिक्री, और जो अंतःकालीन लाभ के बारे में निर्णय बाद में आया और डिक्री पारित की गई, वह कौन सी डिक्री होगी? फाइनल। तो फाइनल डिक्री वाद को पूरी तरह क्या करती हैं? निपटा देती हैं। क्या अंतःकालीन लाभ के बारे में जो डिक्री पारित की गई है, क्या उसके बाद भी अभी कुछ बचा है कि सब समाप्त हो गया? सब समाप्त हो गया, कोई विवाद नहीं बचा। तो अंतिम डिक्री जितने भी बचे विवाद रहते हैं, सबको क्या करती हैं? निपटा देती है। याद रखिएगा। अब आपका जो अब एक और हम बता दें आपका, तब आपका अंतर बताया जाए भाई। और अंतर आपका अभी 3 बताना है। फिर से एक बार, निर्णय और आपका डिक्री में, निर्णय और डिक्री में, फिर आदेश डिक्री में, और फिर आदेश निर्णय में। इस समय बिहार में जो पूछा जा रहा है, थोड़ा नया मॉडल से पूछा जा रहा है। लेकिन आइए, आपका जो अगला प्रकार है, अभी हम बताते हैं अंतर दोनों में। प्रारंभिक और अंतिम में अंतर बताएंगे, लेकिन जो डिक्री का अगला प्रकार है, वह प्रकार आपका पहले बता दिया जाए, तब अंतर बताया जाए। देखिए, जो डिक्री का तीसरा प्रकार है, और जो आपका स्पष्टीकरण में कहा जा रहा है कि डिक्री या तो पार्टली यानी कि अंशतः यानी कि भागतः भी कहा जाता है। अंशतः आपका अंशतः आपका प्रारंभिक हो सकती हैं, या अंशतः क्या हो सकती हैं? अंतिम। देखिए, नए लोगों को यही समझ में कम आता है, मैं बता दूं। कई लोग ये जानते हैं कि अंशतः प्रारंभिक अंशतः अंतिम का उल्टा अर्थ लगाते हैं। उल्टा अर्थ नहीं लगाना है, एकदम फिर से हम बता रहे हैं, बताए भी थे। और अच्छे से इसको दिमाग में बैठाइए, क्योंकि यहाँ से लोग समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या हुआ। तो मतलब ये हुआ कि डिक्री एक है, यानी कि दो डिक्री नहीं है, डिक्री क्या है? एक। उस डिक्री द्वारा कुछ विवादों को अभी आंशिक रूप से निपटाया गया है। फिर एक बार याद रखिए। और कुछ विवादों को कैसे निपटाया गया है? पूर्ण रूप से। यानी कि डिक्री एक ही पारित की गई है, और उस डिक्री द्वारा विवाद जो थे मुकदमे के, तो कुछ विवादों को पूरी तरह निपटा दिया गया है। तो जिन विवादों को पूरी तरह निपटा दिया गया, उन विवादों के बारे में जो उतना हिस्सा डिक्री का, वह अंशतः क्या कहलाएगा? अंतिम। फिर एक बार समझिए, डिक्री एक है, एक ही डिक्री में कुछ विवादों को पूरी तरह न्यायालय ने सलटा दिया है। तो उतना भाग मतलब अंशतः वह डिक्री क्या कहलाएगी? अंतिम। और कुछ विवादों को अभी न्यायालय ने आंशिक रूप से निपटाया है। अतः ऐसी दशा में डिक्री का जो उतना भाग है जितने से कुछ ही विवाद निपटे हैं, पूरे नहीं, वह क्या कहलाएगी? डिक्री उतना भाग अंशतः प्रारंभिक। तो इस यानी कि डिक्री एक होती हैं, उस डिक्री में कुछ विवादों को पूर्ण रूप से निपटा दिया जाता है, लेकिन कुछ विवादों को अभी पूर्ण रूप से नहीं निपटाया जाता। तो जितने विवादों को पूर्ण रूप से निपटाया गया है, डिक्री का उतना हिस्सा अंशतः अंतिम होगा, और जो पूर्ण रूप से नहीं निपटाया गया है, डिक्री का उतना हिस्सा अंशतः क्या होगा? प्रारंभिक। एक हमने काफी अच्छा उदाहरण भी इस पर बताया था,
और अच्छा उदाहरण इसी कब्जे पर ही हमने बताया था। फिर देखिए कब्जा। कब्जा मान लीजिए ए का ये मकान था और बी ने इस पर कब्जा कर लिया। अब यह कि कभी बताया जाएगा पोजेशन के बारे में, तो इसमें आपका कई कानून जोड़ेंगे, ये सारे भी जोड़ना पड़ेगा, सीपीसी भी जोड़ना पड़ेगा, डिक्री भी, तो कहीं बताएंगे डिटेल में, क्योंकि शुरुआती दौर में नए लोगों के बस की बात नहीं है। तो कभी समय मिलेगा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो इसको सारे की धारा 5 6 बतानी पड़ेगी, सीपीसी की धारा 16 बतानी पड़ेगी, तमाम चीज़ें। लेकिन अभी कुछ पढ़ लीजिए सीपीसी तब। देखिए आपका फिर एक बार, तो ए ने डिमांड किया और कहा कि हजूर बी से हमारे मकान का क्या दिलवाया जाए, कब्जा, और हमें कौन सा लाभ दिलवाया जाए, मध्यवर्ती बताया गया। तो भाई मध्यवर्ती लाभ पिछले लेक्चर में। अब इसमें देखिए आपका तीनों डिग्री हम एक साथ अब लेते हैं। फिर एक बार देखिए, न्यायालय ने ये फैसला दिया कि कब्जे का भी ए हकदार है। एक ही बार फैसला दिलवाइए, पहले एक ही बार। न्यायालय ने फैसला दिया कि बी ए को कब्जा भी दे और 10 लाख। आगे बैठिए भाई, इधर बैठे हैं जगह आगे भाई, सीट पर भाई मैंने न बैठा करिए, लड़कियों की सीट है, मैंने कल से न बैठिएगा, आज बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, जो नियम है उसका मैंने नए लोगों को बता देना ठीक रहता है। देखिए आगे भाई आपका, अब जो डिक्री के जितने प्रकार हैं सभी को एक ही उदाहरण में समझने का प्रयास करिए। न्यायालय ने एक ही डिक्री पारित की और कहा कि एक को बी एक को कब्जा दे और 2 लाख रुपया मीन प्रॉफिट भी दे। तो आप लोग खुद बताइए, एक ही बार में विवाद निपट गया कि बचा है, निपट गया, तो ये डिक्री हुई और अंतिम डिक्री हुई। प्रारंभिक हुई कि अंतिम, अंतिम मैंने एक ही बार में। अब प्रारंभिक पारित करना आवश्यक नहीं, एक ही बार में पूरा विवाद क्या करिए, निपटा दीजिए। सही यही है, एक ही बार में पूरा विवाद आप क्या करिए, निपटाइए। ये तो अंतिम डिक्री हो गई। अब देखिए प्रारंभिक और अंतिम। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ए को कब्जा दिया जाए और जो ये मध्यवर्ती लाभ हैं इसके बारे में हम बाद में ये डिसाइड करेंगे कि ए मीन प्रॉफिट पाने का हकदार है कि नहीं। तो आप खुद दिमाग लगाइए, क्या इस निर्णय द्वारा पूरी तरह विवाद को निपटा दिया गया? नहीं। किस विवाद को पूरी तरह निपटाया गया? कब्जे के। और कौन सा विवाद अभी बाकी है? मध्यवर्ती लाभ। और इस पर निर्णय न्यायालय क्या देगा बाद में। तो कब्जे के बारे में जो डिक्री होगी वह प्रारंभिक होगी कि अंतिम होगी? प्रारंभिक। और जब मध्यवर्ती लाभ के बारे में बाद में डिक्री पारित की जाएगी वह डिक्री अब क्या होगी? अंतिम। यानी कि हमने एक का प्रारंभिक भी पहले अंतिम बताया उदाहरण, फिर प्रारंभिक और अंतिम। तीसरा जो आपका उदाहरण देखना है, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम। आप वही ध्यान से फिर एक बार समझिए भाई। देखिए न्यायालय ने ये कहा कि ए कब्जे का हकदार है और बी से ए को कब्जा दिया जाए, एक ही डिक्री पारित किया है। फिर न्यायालय ने ये कहा कि ए मध्यवर्ती लाभ का भी हकदार है, लेकिन कितना ए को बी से मीन प्रॉफिट दिलवाया जाएगा इस बारे में फैसला हम क्या करेंगे बाद। यानी कि ए मीन प्रॉफिट पाएगा, ये निर्णय आ गया, लेकिन कितना पाएगा, ये कब निपटारा होगा, अभी और हम जांच करेंगे और जांच के बाद रकम का क्या करेंगे, निर्धारण। अब डिक्री एक ही पारित की गई है, तो आप लोग फिर समझिए, ये जो डिक्री के 2 हिस्से बना लेना है। जो कब्जा के बारे में डिक्री में लिखा गया है
वह अंशतः अंतिम होगा, माने उतना भाग क्या होगा, फाइनल। इसको हम कहते हैं भागतः अंतिम, यानी कि डिक्री का कुछ भाग मामले को पूरी तरह क्या करता है, निपटाता है। तो किसके बारे में मामला पूरी तरह निपट गया है, कब्जे के। तो जो कब्जे के बारे में डिक्री में लिखी गई बातें हैं, वह आपका वह डिक्री अंशतः क्या कहलाएगी, अंतिम। माने उतना भाग डिक्री का क्या है, अंतिम। क्योंकि डिक्री एक है तो भागता बांटना जरूरी है। अब मध्यवर्ती लाभ के बारे में न्यायालय ने ये तो डिक्री पारित की कि ए को मध्यवर्ती लाभ मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये हम कब डिसाइड करेंगे, बाद में। तो अब आपको ये देखना है कि जो मीन प्रॉफिट के बारे में आपका ये तो डिसाइड हो गया कि ए मीन प्रॉफिट पाने का क्या है, हकदार। लेकिन अभी कुछ बाकी है, वह क्या बाकी है, रकम। तो जो डिक्री में न्यायालय ने ये लिखा है कि ए मीन प्रॉफिट पाने का हकदार है, इतना डिक्री का इतना जो भाग है ये अंशतः प्रारंभिक होगा, और उस बारे में जब रकम निर्धारित की जाएगी वह क्या होगी, अंतिम। फिर एक बार समझिए, मैंने डिक्री एक है उसको हम क्या किए, आधा आधा बांट दिए हैं। तो जितना उस डिक्री से जितने विवादों का निपटारा पूरी तरह हो रहा है, उतना डिक्री का भाग क्या होगा, अंशतः अंतिम। और जिन विवादों का निपटारा उस डिक्री से पूरी तरह नहीं हो रहा है, तो डिक्री का उतना भाग क्या माना जाएगा, अंशतः प्रारंभिक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ मुद्दों पर अंतिम फैसला देना बाकी है, और वह किस पर आपका केवल अब अंतिम फैसला दिया जाएगा, रकम पर। अब आइए देखा जाए आपका प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में अंतर। जो भी आप अंतर पढ़ेंगे आपको फिर बताया जाए, 2-3 पॉइंटों पर गौर करना है जो कंपटीशन में आते हैं। 4-5 पॉइंट तो आप खुद ही बता देंगे, देखिए आपका। और जो आपका पढ़ना है, मुख्य रूप से जो पढ़ना है वह आपका अपील को पढ़ना है, और एक धारा कवर किए रहिएगा आपका 97। यानी कि जो आपको पढ़ना है वह मुख्य रूप से जो अंतर इसमें बताया गया है, फिर बता दें। एक धारा आपको यहाँ मिलेगी, अभी हम बताएंगे उसको डिटेल में, आपका 97। और जहाँ तक 97 की बात है, 97 से आपका क्वेश्चन बनता भी है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो 97 सेक्शन है, मैं बता दूं, ये स्टापेल बैठिए आगे है ना जगह। 97 जो सेक्शन है, पहला नियम याद रखिएगा, ये आपका स्टापेल पर आधारित है। तो पूछा ये जाता है कि सीपीसी की कौन सी धारा में विबंध का प्रावधान किया गया है, कौन सी धारा स्टापेल पर आधारित है, तो 97। यानी कि स्टापेल अभी हम बताएंगे। एक केस भी पूछा जाता है, कौशल्या देवी से है ना, देखिए तो कौन है, किताब में होगा भाई, देखिए हल्का सा मिस कर रहा है, अब खोजना पड़ेगा नोट्स में कहीं। चलिए इसको तो बाद में भी देखा जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि कौशल्या देवी का ही है। हम्म? कौशल्या देवी का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौशल्या देवी का केस किससे संबंधित है, तो 97। अभी 97 पढ़ाया नहीं गया, अभी ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य डिफरेंस हम बताएंगे उसमें एक पॉइंट आपको जरूर याद करना पड़ेगा, वह है सेक्शन कौन सा, 97। तो आइए देखा जाए आपका एक एक आपका अंतर देखा जाए। पहले आपका देखिए भाई, अब अंतर देखिए, बिहार में हर सब जगह पूछा जा रहा है।
और 5-6 अंतर प्रयास करिए कि पढ़ाने के बाद तो भाई 1-2 अंतर ही हम अलग से बताएं, 5-6 अंतर तो आपको अब आ ही जाना चाहिए। इधर हम प्रारंभिक डिग्री लिखते हैं और इधर अंतिम डिग्री, फाइनल डिग्री। चलिए आप लोग बताइए, प्रारंभिक डिग्री कब कही जाएगी? कोई डिग्री जो वाद को पूरी तरह निपटा देती हो कि वाद को पूरी तरह न निपटाती हो? चलिए एकदम सही भाई। प्रारंभिक डिग्री क्या वाद को पूरी तरह निपटा देती है कि वाद को पूरी तरह नहीं निपटाती? तो वाद को पूरी तरह निपटाती नहीं। अंतिम डिग्री बताइए, मुकदमे को पूरी तरह निपटा देती हैं कि नहीं? निपटा देती हैं, अब कुछ बचा नहीं। अब पहला अंतर हो गया, दूसरा अंतर देखिए, प्रारंभिक डिग्री क्या पारित करना आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है? तो हमने क्या बताया, क्या आवश्यक है प्रारंभिक डिग्री कि न्यायालय सीधे अंतिम डिग्री पारित कर सकता है? कर सकता है, यानी कि प्रारंभिक डिग्री पारित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अंतिम डिग्री पारित करना क्या है? आवश्यक। दूसरा अंतर आप बता दिए। तीसरा अंतर आइए, प्रारंभिक तीसरा अंतर आ जाए। जहाँ तक प्रारंभिक डिग्री की बात है, प्रारंभिक डिग्री स्वतंत्र होती है, यानी कि स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री पर निर्भर नहीं करती। तो क्या प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री पर निर्भर करती है? नहीं, ये क्या होती है? स्वतंत्र। लेकिन जब अंतिम डिग्री पारित की जाएगी तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये किस पर डिपेंड करती है? प्रारंभिक डिग्री। फिर एक बार तीसरा अंतर समझिए, प्रारंभिक डिग्री स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, वह अंतिम डिग्री पर निर्भर नहीं करती, लेकिन अंतिम डिग्री किस पर निर्भर करती है? प्रारंभिक। ये तीसरा अंतर हुआ। कहीं समस्या हो तो भाई बताइए, बताया जाएगा, क्योंकि सबसे कठिन चैप्टर चल रहा, मैं बता दूं फिर एक बार। आपका प्रयास किया जा रहा है समझाने का, वैसे भी जब तक एक बार पढ़ेंगे नहीं ये सब आएगा नहीं। एक बार घर से थोड़ा पढ़ कर आइए, तब न आए तो पूछिए। चौथा अंतर आइए, जहाँ तक चौथे अंतर की बात है, आइए चौथा अंतर देखा जाए। आपका महत्वपूर्ण अब यहाँ से शुरू होगा। देखिए आपका, यदि प्रारंभिक डिग्री की अपील की गई और इसी बीच कौन सी डिग्री पारित कर दी गई है? अंतिम। तो अगर प्रारंभिक डिग्री अपील न्यायालय ने सेटिस्फाइड कर दिया, अपास्ट कर दिया, रद्द कर दिया, तो अंतिम डिग्री चूंकि प्रारंभिक डिग्री पर ही निर्भर है, अतः अंतिम डिग्री अपने आप ही क्या हो जाएगी? निरस्त। फिर एक बार समझिए, अगर अपील में प्रारंभिक डिग्री रद्द कर दी जाती है तो अंतिम डिग्री का अब कोई मतलब नहीं है। अगर इस बीच अंतिम डिग्री पारित भी हो गई है तो अंतिम डिग्री धराशायी हो जाएगी, यानी कि वो भी अपने आप क्या हो जाएगी? रद्द। फिर इसको एक बार हम बता रहे हैं, यदि अपील में प्रारंभिक डिग्री को निरस्त कर दिया गया है तो अंतिम डिग्री अपने आप निरस्त हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि अंतिम डिग्री प्रारंभिक डिग्री पर ही निर्भर करती है। लेकिन इसके उल्टा नहीं होगा, अगर प्रारंभिक डिग्री बची रही और अंतिम डिग्री को न्यायालय ने केवल रद्द किया है तो प्रारंभिक डिग्री रद्द नहीं होगी, ये क्या होगी? बची रहेगी। इसका एक सटीक उदाहरण देखा जाए। भाई इसका एक सटीक उदाहरण देखा जाए, देखिए आपका, फिर सबसे अच्छा वही कब्जे वाला उदाहरण मिला है।
और वह उदाहरण दिमाग में बैठा लीजिए जहाँ भी पूछा जाए। देखिए आपका फिर एक बार, ए ने बी से मांग किया न्यायालय में कि बी हमारे मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया है, हमें क्या दिलवाया जाए? कब्जा, पहली मांग। और दूसरी मांग किया है कि हमें क्या दिलवाया जाए? मध्यवर्ती लाभ। अब आइए प्रारंभिक डिक्री पारित करवाइए। न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री पारित की और कहा कि ए कब्जे का हकदार है और बी से ए को इस मकान का कब्जा दिलवाने का हम आदेश देते हैं, हम डिक्री पारित करते हैं। तो ये कौन सी डिक्री हो गई? प्रारंभिक, क्योंकि मुकदमा अभी पूरी तरह निर्धारित नहीं हुआ है, अभी किस पर मामला फंसा है? मध्यकाल। अब आइए, अगर बी को इस पर आपत्ति है तो वह इस डिक्री को अपील करे आगे, और बी ने आपका कब्जे की डिक्री की आगे अपील नहीं की, तब तक आपका हुआ मध्यवर्ती लाभ के लिए अंतिम डिक्री या फाइनल आ गई और न्यायालय ने कहा कि ए माने बी ए को 2 लाख रुपया मीन प्रॉफिट भी दे। ये बाद में डिसाइड हुआ है, तो ये डिक्री कौन सी डिक्री कहलाएगी? फाइनल। अब यहाँ सतर्क होकर समझना है कि कब्जे पर ही मध्यवर्ती लाभ निर्भर करता है, अर्थात जो प्रारंभिक डिक्री है वह अंतिम डिक्री पर निर्भर नहीं की, वो कब्जे का मामला स्वतंत्र था, उस पर डिक्री पारित की गई। लेकिन मीन प्रॉफिट किस पर निर्भर करता है? कब्जे पर ही। अतः ऐसी दशा में अगर मीन प्रॉफिट के बारे में अंतिम डिक्री दी गई है और बी केवल अंतिम डिक्री को चुनौती देता है और अपील न्यायालय मान लीजिए मध्यवर्ती लाभ को खारिज करता है, लेकिन ये जो प्रारंभिक डिक्री है ये खारिज नहीं होगी क्योंकि ये बची रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति केवल फाइनल डिक्री को चैलेंज किया है, प्रारंभिक को नहीं, तो प्रारंभिक डिक्री बनी रहेगी। और अगर अपील में न्यायालय आपका अंतिम डिक्री को रद्द भी करता है तो केवल अंतिम डिक्री रद्द होगी, प्रारंभिक नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यकालीन लाभ के बारे में भले डिक्री रद्द हो जाए, लेकिन कब्जे के बारे में क्या रहेगी? बनी रहेगी। इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर करती है, लेकिन प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री पर निर्भर। अगर प्रारंभिक डिक्री को ही रद्द कर देता है न्यायालय तो अंतिम डिक्री अपने आप ही क्या हो जाएगी? रद्द। क्योंकि भाई मध्यवर्ती लाभ किससे रिलेटेड है? कब्जे से। थोड़ा कठिन जरूर है ये, आपका आगे बढ़ा जाए भाई। इसके अगला जो आपको पढ़ना है वह अपील में ही पढ़ना है। और अब आइए 97। 2-3 नियम को और आपको मुख्य रूप से देखना है, 1-2 नियम जो थोड़ा कठिन है भाई। देखिए आपका डिक्री पारित करवा जाए और उसकी अपील करवा जाए, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा और कठिन है और 2 बार बताया जाएगा। फिर वहीं कब्जे की कहानी लेकर चलिए। ए का मकान था और बी ने अवैध कब्जा कर लिया। तत्पश्चात ए न्यायालय में वाद दायर किया और कहा कि इस मकान पर हमारा कब्जा वापस दिलवाया जाए और बी से हमें कौन सा लाभ दिलवाया जाए? अंतकालीन। अब ऐसी दशा में ध्यान से अब समझिए, न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री पारित की और कहा कि ए इस मकान के कब्जे का हकदार है और बी ए को क्या दे दे? कब्जा। ये कौन सी डिक्री होगी? प्रारंभिक। क्यों प्रारंभिक होगी?
क्योंकि अभी विवाद पूरी तरह निपटा नहीं। किस पर विवाद अभी बाकी है? मीन प्रॉफिट। और ये कहा कि मीन प्रॉफिट के बारे में हम बाद में जो उचित होगा फैसला देंगे कि ये पाएगा कि नहीं, और पाएगा तो कितना। यानी इस विवाद को अभी न्यायालय ने बाद में डिसाइड करने का निर्णय लिया है। तो आइए, ये प्रारंभिक डिग्री है। अब 97 देखिए। अगर बी चाहता है कि हम इस प्रारंभिक डिग्री को चैलेंज अपील में आगे करें, यानी कि उच्चतर न्यायालय में बी चाहता है कि इस प्रारंभिक डिग्री की अपील करें, तो आपका अपील का समय 90 दिन होता है। बी को चाहिए कि जो कब्जे के बारे में आपका प्रारंभिक डिग्री पारित की गई है उसकी अपील कितने दिनों के अंदर कर दे? 90। ये किसको चाहिए? यानी कि अगर बी को इस उदाहरण में, अगर भी विरोधी पक्षकार को, यानी कि जिसके विपक्ष में डिक्री प्रारंभिक पारित की गई है, अर्थात इस उदाहरण में कौन हो गया? बी। अगर बी ये चाह अगर बी को प्रारंभिक डिक्री पर आपत्ति है तो कानून ये कहता है कि जिस दिन प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है अपील का समय रहते आप अपील न्यायालय में उस डिक्री को चैलेंज करिए। तो अपील का समय कितना होता है? 90 दिन। तो कौन जाए अपील न्यायालय में? बी। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। अब यही कहानी शुरू करना है। बी 90 दिन के अंदर अपील में नहीं गया और इसके बाद आपका कह सकते हैं कि 100 दिनों के बाद, 100 दिन के बाद आपका मध्यवर्ती लाभ के बारे में क्या पारित कर दी गई? डिक्री। तो बताइए, मध्यवर्ती लाभ के बारे में जो डिक्री पारित की गई 100 दिनों के बाद, वह अंतिम होगी कि प्रारंभिक? अंतिम। भाई अंतिम होगी। क्यों अंतिम होगी? क्योंकि वह विवाद को पूरी तरह अब क्या करती है? अब यही आपको दिमाग लगाना है। अगर भी मध्यवर्ती लाभ की जो डिक्री 100 दिनों बाद पारित की गई है तो इसकी अपील भी वह कर सकता है। इसके बाद फिर कितना इसके बारे में मिलेगा समय? 90 दिन। यानी कि अंतिम डिक्री के पारित हो जाने के पश्चात विरोधी पक्षकार यानी कि पीड़ित या जो क्षुब्ध है वह अंतिम डिक्री की तारीख से कितने दिन के अंदर अपील कर सकता है? 90। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि अगर अंतिम डिक्री की अपील की गई और प्रारंभिक डिक्री की अपील समय रहते नहीं की गई तो ऐसी दशा में आप कब्जे के बारे में जो फैसला निचले न्यायालय ने किया है इसका मतलब ये हुआ कि बी को कोई आपत्ति अब नहीं है। क्योंकि आपको आपत्ति होती तो आप प्रारंभिक डिक्री की अपील पारित किए जाने के कितने दिन के अंदर कर देते? 90। तो अगर केवल अंतिम डिक्री की अपील की गई है और अपील न्यायालय अंतिम डिक्री को माने अंतिम डिक्री को उलट देता है तो क्या प्रारंभिक डिक्री उल्टेगी कि नहीं? नहीं उल्टेगी। और कब्जे वाली डिक्री क्या रहेगी? बची रहेगी। यानी कि स्टापेल, यानी कि इसका मतलब ये 97 में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब आगे इसमें कोई समस्या हो तो बताइए भाई। फिर हम बता रहे हैं लीगल भाषा में, उदाहरण भी बताया गया। अगर किसी पक्षकार को प्रारंभिक डिक्री पर आपत्ति है तो प्रारंभिक डिक्री पर की अपील उसे समय रहते कर देना चाहिए। अगर वह प्रारंभिक डिक्री की अपील समय रहते नहीं किया तो बाद में वह प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं कर सकता।
यानी कि अब वह उस डिक्री को मानने के लिए क्या है बात। अब आइए, अगर बाद में अंतिम डिक्री दी गई है तो ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति, अगर बाद में फाइनल डिक्री दी गई है और प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय बीत गया है तो अब प्रारंभिक डिक्री की अपील आप नहीं कर सकते, तो केवल किसकी अपील कर सकते हैं? अंतिम। क्यों अंतिम की करेंगे? क्योंकि प्रारंभिक का समय अब क्या हो चुका है? 90 दिन बीत गया। ये दूसरा नियम। अब तीसरा, हेलो, देखिए आवाज जा रहे हैं। हेलो, हेलो, एक बार चेक करिए तो आप, आवाज जा रहे हैं कि नहीं? लग रहा है बैटरी। हेलो, 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 देखिए आपका, देखिए आवाज जा रही है भाई। हेलो, देखिए आपका, फिर एक बार देखिए इसको। अब बहुत कठिन थोड़ा है, समझने का प्रयास करिए, 2 बार बताया जा रहा है। लास्ट आपका नियम हमें जानना है और वह नियम थोड़ा और टेक्निकल है, ध्यान से समझिए लास्ट नियम। अब लास्ट नियम ये आपको जानना है, फिर एक बार उदाहरण वहीं बनाया जाए। ए और बी, ए ने कब्जे की वापसी की मांग की, तो भाई फिर मांग करवाया जाए। एक तो मांग किया कि हमें पोजीशन वापस दिलवाया जाए, और दूसरा हम क्या मांग कराए हैं? मध्यवर्ती लाभ। अब आइए, न्यायालय ने 1 जनवरी 1 जनवरी को आपका बी को आदेशित किया कि वह ए को इस मकान का कब्जा दे। अब ए मीन प्रॉफिट पाएगा कि नहीं बी से, इसका निर्धारण हम क्या करेंगे? बाद में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इस अब प्रारंभिक डिक्री ये है कब्जे के बारे में, क्योंकि अभी कुछ विवाद बचे हैं जो बाद में क्या किए जाएंगे? निपटाए जाएंगे। अब यहाँ देखिए, अगर बी को आपत्ति है तो जो ये प्रारंभिक डिक्री 1 जनवरी को पारित की गई है इसकी अपील कर सकता है, और अपील का समय हमने कितना दिन बताया? 90। देखिए अभी मान लीजिए कि 90 दिन चल रहा है, मान लीजिए कि आपका 60 दिन बीत गया और तब तक न्यायालय ने मध्यवर्ती लाभ के बारे में भी फैसला सुना दिया और ये कहा कि ए बी से मीन प्रॉफिट भी पाने का हकदार हैं और 2 लाख रुपया हकदार हैं। बी 2 लाख रुपया किसको दे? ए। तो इसमें आप लोग फिर बताइए, प्रारंभिक डिक्री किसके बारे में आई और अंतिम डिक्री? मध्यवर्ती लाभ, फाइनल डिक्री। अब यहीं आपको दिमाग थोड़ा बहुत 97 पर गौर करना है, ये करना है कि अगर प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय बचा है तो आप लोग बताइए, अभी 90 दिन अपील का समय है और 60 दिन बीता है, तो अभी कितना दिन बचा है? 3 दिन। यानी कि यदि प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है और अंतिम डिक्री, प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय बचा है, उसी बीच कौन सी डिक्री पारित न्यायालय कर देता है? अंतिम। तो पक्षकार को विकल्प है, यानी कि बी को विकल्प है, या तो प्रारंभिक डिक्री की अलग अपील करे और अंतिम डिक्री की अपील क्या करे? अलग। ये विकल्प है। लेकिन एक कानून और विकल्प देता है कि जब समय है प्रारंभिक डिक्री की अपील का और उसी समय अंतिम डिक्री भी आ गई है, तो आप दोनों डिक्रियों की अपील एक साथ कर सकते हैं। यानी कि प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री की अपील एक साथ की जा सकती है, लेकिन कब?
जब प्रारंभिक डिक्री की अपील का समय बचा हो कि न बचा हो, बचा हो, तो कितना समय हम बचाए हैं अभी? 3। अब यहीं आपका और एक पॉइंट टेक्निकल देखना है। जब प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री की अपील एक साथ की जाती हैं, तो जो ये परिसीमा काल का गणना की जाएगी, अपील का समय गिना जाएगा, अपील का लिमिटेशन पीरियड गिना जाएगा, या अपील का मर्यादा काल, मर्यादा भी कहते हैं, यानी समय में बता रहा हूँ, अवधि भी कहा जाता है, लिमिटेशन भी, मर्यादा भी, समय सीमा भी या परिसीमा भी। जो ये अपील की परिसीमा गिनी जाएगी, समय, वह अंतिम डिक्री की तारीख से नहीं गिना जाएगा, बल्कि किस डिक्री की तारीख से गिना जाएगा? प्रारंभिक। फिर एक बार इसको देखिए। यदि पक्षकार प्रारंभिक और अंतिम डिक्री की अपील एक साथ करना चाहता है, तो उसमें परिसीमा काल की गणना, अपील के लिए समय की गणना कब से की जाएगी? प्रारंभिक डिक्री पारित किए जाने के दिन से कि अंतिम डिक्री पारित किए जाने के दिन से? बताइए तो, प्रारंभिक या अंतिम? हाँ, अब ये ना कह दीजिएगा कि अभी 30 दिन बचा इससे, क्योंकि वह दोनों डिक्रियों की अपील क्या करता है? फिर एक बार हम बता रहे हैं, तीसरी बार, कठिन है थोड़ा। यदि कोई व्यक्ति प्रारंभिक और अंतिम दोनों डिक्रियों की अपील एक साथ करना चाहता है, तो कर सकता है, लेकिन समय सीमा की गणना, जो ये 90 दिन अपील का समय गिना जाएगा, वह अंतिम डिक्री के दिन से नहीं, बल्कि किस डिक्री के दिन से? प्रारंभिक। यही दिमाग में बैठाना है, नहीं तो अलग अलग करे। तो अलग अलग अगर करता है, तो प्रारंभिक डिक्री के लिए अब कितना समय बचा है? केवल 3 दिन। लेकिन अंतिम डिक्री के लिए अभी आपका 90। इसी को स्टापेल का मतलब देखिए भाई, 97 में अब स्टापेल भी तो बताना है। अब आप ये दिमाग में लास्ट में लगाइए कि इसमें स्टापेल कहाँ से आ गया। स्टापेल का मतलब विबंधित कर देना, विबंधित कर देना मतलब रोक देना, रोक देना मतलब हुआ कि मुकरने से रोक देना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पक्षकार प्रारंभिक डिक्री से क्षुब्ध है, तो प्रारंभिक डिक्री के समय रहते, यानी कि 90 दिन के अंदर, उसे अपील कर देना चाहिए। अगर 90 दिन बीत गया, अंतिम डिक्री भी आ गई उसके बाद, और वह चाहता है कि हम अंतिम डिक्री और प्रारंभिक डिक्री की अपील एक साथ करें, तो उसके मुख को बंद कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, और प्रारंभिक डिक्री को वह चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रारंभिक डिक्री का समय क्या हुआ है? अपील का बीत गया। इसी को स्टापेल कहते हैं। स्टापेल माने अब रोक दिया गया कि डिग्री की अपील करने से? प्रारंभिक। भाई आपका बताने का पूरा प्रयास किया गया, सीपीसी है, थोड़ा कठिन तो है ही भाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 बार 3 बार बता रहे हैं। न समझ में आए तो फिर एक बार बता सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब आइए, अब अंतर चला जाए भाई। देखिए आपका डिक्री और आदेश में 7 अंतर मैं बता चुका हूँ, 7 अंतर मैं बताया था, उसको लिखवाना भी अभी। अब हमें जो अंतर देखना है, वह जो अंतर पूछा जाता है, एक तो निर्णय तथा डिक्री में अंतर पूछा जाता है, और दूसरा आपका आदेश, जो बिहार का मॉडल है, आदेश और डिक्री में अंतर। यानी कि फिर एक बार देखिए, निर्णय और डिक्री में अंतर। अब फिर दूसरा अंतर हम किसका बताएंगे? आदेश और आपका डिक्री में। नहीं, आदेश डिक्री तो हो गया आपका निर्णय। हाँ, निर्णय और आदेश में भाई देखिए,
हाँ, थोड़ा उल्टा हो गया भाई, देखिए हम निर्णय और किसमें बताना है। ये जो नए मॉडल क्वेश्चन देखिए, पहले जो क्वेश्चन बनता था, फिर एक बार समझिए, पहले जो भी आपका क्वेश्चन बनता था मैं बता दूं, वह आपका जो बनता था, ये आपका डिक्री और आदेश में अंतर ही पूछा जाता था। लेकिन जो वर्तमान समय में आपका क्वेश्चन माने बिहार इत्यादि राज्य बना रहे हैं, थोड़ा मॉडल अब आपका क्वेश्चन का चेंज कर चुके हैं। और जो मॉडल आपका माने चेंज किए हैं आपका, उसमें जो पूछा जा रहा है वर्तमान समय में, वह आपका पूछा जा रहा है निर्णय और डिक्री में अंतर, और फिर निर्णय और किस में, आदेश में। अतः निर्णय और डिक्री में और निर्णय और आदेश में, तो आइए एक एक करके भाई अंतर देखा जाए इसमें। पहले हम देखते हैं आपका निर्णय और डिक्री में आदेश, एक एक करके देखिए। अब आप लोग बताइए, मैंने एक एक करके सबसे पहले परिभाषा पर चलिए। चलिए बताइए, निर्णय की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 29। एक एक अंतर चलते रहिए। डिक्री की परिभाषा 22, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखिए, आप परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा देते हुए पहले में लिखेंगे आपका निर्णय क्या है। तो निर्णय का मतलब बताया गया था डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, यानी कि जब न्यायालय कोई डिक्री या आदेश पारित करता है, तो उस डिक्री या आदेश के पारित किए जाने का रीजन बताता है, कारण बताता है, बेस बताता है, आधार बताता है, और वहीं जो आधार होते हैं क्या कहलाते हैं? निर्णय। जबकि डिक्री की परिभाषा 22 में दी गई है, ऐसा न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो वाद में के पक्षकारों के अधिकारों का, यानी कि सभी विवादों का या कुछ विवादों का के बारे में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से क्या करता है? अवधारण। शॉर्टकट में परिभाषा लिखी जाती है, ये नहीं कि डायरेक्ट छाप दीजिए, ये 2-3 लाइन में। ये पहला अंतर हुआ। अब दूसरा अंतर आइए, आप लोग, पहले कौन दिया जाता है? निर्णय दिया जाता है कि पहले डिक्री पारित की जाती है? ये तो बताया गया कई बार। तो आपका पहले निर्णय दिया जाता है और बाद में क्या दी जाती है? डिक्री। तीसरा आइए, निर्णय कब दिया जाता है? तो आपका बताया गया था धारा 33, याद रखिए, कि सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात निर्णय दिया जाता है। यानी कि जब सुनवाई पूरी हो गई तो क्या दिया जाता है? निर्णय। और डिक्री सदैव कब दी जाती है? निर्णय के बाद। अब समय बताइए, तो निर्णय हर हाल में कितने दिनों के अंदर दे देना है? 60 दिन। लेकिन अभी डिक्री पढ़ाया नहीं गया है, इसको हम बता दें, नया मैंने अभी बताया नहीं गया है। जो निर्णय देने के 15 दिन के अंदर, रटे रहिएगा, जजमेंट देने के 15 दिन के अंदर डिक्री पारित करना अनिवार्य है। फिर एक बार इसको समझिए, नया को मैंने ये प्रावधान है, अभी सीपीसी में आपको हमने पढ़ाया नहीं है। फिर एक बार देखिए, निर्णय की माने हर हाल में जो निर्णय सुनाया जाएगा, वह सुनवाई पूरी होने के, मैं लिखा भी चुका हूँ, मैंने ये बताया गया है, सुनवाई पूरी होने के कितने दिन के अंदर सुनाया जाएगा? 60 दिन। लेकिन आपका जो निर्णय सुनाए जाने के दिन से कितने दिन के अंदर डिक्री पारित की जाएगी? 15। रट कर अब जाइएगा प्री के लिए, कितने दिन के अंदर? अगला आइए, अपील किसकी आप करेंगे, यानी कि
किसकी अपील की जाएगी? हेलो हेलो हेलो। अपील किसकी की जाती है? अब आगे बढ़ा जाए। आखिर निर्णय की अपील की जाती है कि डिक्री की जाती है? इस बिंदु पर आइए, ये भी पूछा जाता है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई। अपील निर्णय की नहीं की जाती, अपील जो की जाती है वह डिक्री की जाती है। दिमाग में बैठाइए, निर्णय की अपील नहीं की जाती तो अपील किसकी की जाती है? डिक्री। ये एक लाइन याद रखिए। अब आपका प्रवर्तन किसका कराया जाता है? प्रवर्तन का मतलब ये हुआ कि किसे इन्फोर्स कराया जाता है, किसे लागू कराया जाता है, किसे निष्पादित कराया जाता है, किसे इजरा कराया जाता है। इजरा भी कहते हैं। तो कम से कम शुरुआती दौर में इतना तो याद रखिए, निर्णय को लागू नहीं कराया जाता तो किसको लागू कराया जाता है? आपका डिक्री को। फिर एक बार याद रखें, लागू किसको कराया जाता है? निर्णय को नहीं। किसका निष्पादन होगा? डिक्री का। अब अगला, कौन साधन है और कौन साध्य है, ये आपको जानना है। तो बताइए, तो आप लोग भी इतना बताया गया, कौन साधन है और कौन साध्य है? तो निर्णय साधन है कि साध्य? हाँ, निर्णय साधन है और डिक्री क्या है? साध्य। कम से कम निर्णय डिक्री पर निर्भर नहीं करता। फिर एक बार समझिए अगला, निर्णय स्वतंत्र होता है, वह डिक्री पर निर्भर नहीं करता। लेकिन डिक्री निर्णय पर ही निर्भर करती है और निर्णय के अनुसरण में ही डिक्री पारित की जाती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ किस धारा में है कि निर्णय को फॉलो करते हुए ही डिक्री पारित की जाएगी, तो आप कौन सी धारा बताएंगे? 33 लिखा, स्पष्ट बताया भी गया था। यानी कि फिर एक बार समझिए, निर्णय डिक्री पर निर्भर नहीं करता, लेकिन डिक्री सदैव किस पर निर्भर करती है? निर्णय पर। और डिक्री कभी भी निर्णय के विरोध में नहीं हो सकती। यानी कि जो बातें निर्णय में लिखी गई हैं उसी का फेवर करते हुए क्या बनेगी? डिक्री। तो कम से कम 6-7 अंतर किसमें बताया गया? आपका निर्णय और किसमें? डिक्री। अब आइए आपका अंतिम जो मैंने आपका इसमें पढ़ना है, वह आपका पढ़ना है निर्णय और आदेश। निर्णय और आदेश पढ़ना है। तो फिर वही कहानी परिभाषा से शुरू करेंगे। आपका निर्णय की परिभाषा किस धारा में? 29 में। और आदेश की परिभाषा, पहले परिभाषा लिख लेंगे फिर हम बता रहे हैं एक बार। देखिए आपका निर्णय क्या है, तो डिक्री या आदेश के आधारों का कथन ही क्या कहलाता है? निर्णय। और आदेश क्या है? तो आदेश की परिभाषा लिखेंगे, ऐसा ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, माने कि सिविल न्यायालय का ऐसे विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री नहीं है। यही तो बताया गया, जो डिक्री नहीं है और सिविल न्यायालय ने विनिश्चय किया, उस विनिश्चय की प्रारूपिक क्या की है? कल बताया कि परसों, अभिव्यक्ति, उसी को हम क्या कहते हैं? आदेश। ये पहला आप अंतर। चलिए दूसरा अंतर बताइए। अब आपका पहले निर्णय दिया जाता है कि पहले आदेश पारित किया जाता है? तो पहले निर्णय दिया जाएगा, उसके बाद क्या पारित किया जाएगा? आदेश। यानी कि प्रथम चरण निर्णय है और द्वितीय चरण क्या है? आदेश। तीसरा अंतर बताइए।
निर्णय आदेश पर निर्भर करता है कि नहीं करता, तो निर्णय आदेश पर निर्भर नहीं करता, ये स्वतंत्र होता है। लेकिन जब भी आदेश दिया जाता है वह निर्णय का अनुसरण करते हुए दिया जाएगा, निर्णय के विरोध में नहीं। फिर एक बार समझिए, निर्णय को फॉलो करते हुए ही क्या पारित किया जाएगा? आदेश। अब अगला ये निष्पादन किसका होगा, यानी कि किसको लागू कराया जाता है। अभी बताया भी गया था, निर्णय को लागू कराया जाता है कि आदेश को? आदेश को। निर्णय को प्रवर्तित नहीं कराया जाता। अपील पर अब आ जाइए, निर्णय की अपील होती है कि आदेश की? आदेश की। निर्णय की नहीं होती। कौन साधन है, कौन साध्य है? तो निर्णय साधन है और आदेश क्या है? साध्य। अब समय पर आ जाइए, निर्णय कितने दिनों में सुनाया जाना चाहिए? 60 दिन में। और आदेश कितने दिनों में? तो कोई समय नहीं भाई, कहाँ डिक्री में न चले जाइए, डिक्री में न चले जाइए, वो डिक्री के लिए 15 दिन है। आदेश कितने दिनों में दिया जाना चाहिए? तो कानूनन समय नहीं दिया है। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, निर्णय के लिए समय है, डिक्री के लिए भी समय है, लेकिन आदेश के लिए समय का उल्लेख बेयर एक्ट में नहीं है। तो निर्णय हर हाल में कितने दिनों के अंदर सुनाना चाहिए? 60 दिन। लेकिन आदेश तो उसके लिए कोई समय का निर्धारण नहीं। अब आइए आपका, यानी कि निर्णय द्वारा आदेश पारित किए जाने का आधार बताया जाता है, जबकि आदेश द्वारा उस वास्तविक परिणाम को बताया जाता है कि किस पक्षकार को न्यायालय ने क्या दिया। तो आपका आधार किस में बताया जाता है? आदेश देने का, निर्णय में। और एक्चुअल परिणाम किस में बताया जाता है? आपका आदेश में। अपील भी आपका बता दी गई, किसकी अपील होगी? निर्णय की कि आदेश की? यानी कि अगर 2-4 पॉइंट याद रखेंगे तो जो निर्णय और डिक्री में अंतर बताया गया, 5 अंतर तो वहीं लिख देना है, निर्णय और आदेश में। बस आपका थोड़ा बहुत समय का हेर फेर रहेगा, यानी कि आपका 5 अंतर 6 अंतर सेम है, और बस समय का हेर फेर रहेगा कि डिक्री निर्णय सुनाए जाने के कितने दिन के अंदर पारित होगी? 15। और जबकि आदेश के लिए कोई समय, अब बस परिभाषा में अंतर हो गया कि डिक्री की परिभाषा 2:2 में और आदेश की परिभाषा, और कोई अंतर नहीं है। जो अंतर निर्णय और डिक्री में था वही अंतर इन दोनों के अलावा, वही अंतर आप कहाँ लिखेंगे? निर्णय और आदेश में। केवल 2 अलग अंतर था। तो इस प्रकार आपका अगला देखिए भाई, सीपीसी निकालिए, लगभग डिक्री समाप्त हो गई। अब लिखवाते समय लिस्ट हम लिखवा देंगे जो वर्तमान में पूछा जा रहा है। थोड़ा बहुत और देखिए, अब छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं, फिर 1-2 बड़ी आएगी, तब तक कुछ बेयर। धारा 2:2 के बाद आइए 2:3, निकाल लीजिए भाई धारा। डिक्रीदार, देखिए पहले कंसेप्ट नए लोग बनाए, फिर आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और ये प्री में भी पूछा गया है। एक बार कंसेप्ट बनाइए, अभी बेयरक न देखिए, क्योंकि कंसेप्ट ही जरूरी है, बेयरक बाद में आता है। अब ध्यान से देखिए, ए और बी, मान लीजिए ए का भी 5,000 रुपया उधार लिया है। ध्यान से उदाहरण पकड़िए नए लोग। और ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि हजूर बी हमारा 5,000 रुपया लिया है और बी से हमें 5,000 रुपया क्या करिए? डिक्री पारित करके दिलवाइए। भाई तत्पश्चात अब ये जो मुकदमा दायर करता है उसका नाम प्लेंटिफ होता है, हिंदी में वादी। याद रखिए क्या कहा जाएगा? वादी।
अब बी, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है उसका भी नाम याद रखिएगा, उसको क्या कहा जाएगा, रिस्पांडेंट या डिफेंडेंट। और इसका नाम क्या होगा, प्रतिवादी। इसका नाम क्या होगा, विपक्षी या प्रतिवादी। किसी को समस्या है तो आप बताइए, ये नहीं कि नाम ही भूल जाइए। जो मुकदमा दायर करता है, अब याद रखिए, वादी। और जिसके खिलाफ दायर किया जाता है वो क्या होता है। अब देखिए यहीं दो तीन क्वेश्चन बनाइए। आपका पूछा गया था हरियाणा राज्य में कि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में वादी कौन था, तो धर्मोदास घोष था। अब आप कहेंगे कि शुरुआती दौर में नाम तो मोहरी बीबी का है, तो पहले धर्मोदास घोष किया था, मुकदमा जीता और मोहरी बीबी अपील की। तो अपील में मान लीजिए कि बी हार गया, तो बी अपील करेगा, तो इसका नाम अपील में अब कहाँ आ जाएगा, आगे, और ए का नाम कहाँ आ जाएगा, पीछे। लेकिन वादी जो शुरुआती दौर में मुकदमा करता है, पहले शुरुआती दौर में निचले न्यायालय में, वो कौन था, ए। अब ये नहीं कि ये वादी से बदल जाएगा, ये वादी हमेशा रहेगा। इतना तो भाई याद हो गया ना, अब आगे बढ़ा जाए। अब न्यायालय में सुनवाई हुई, न्यायालय ने निर्णय भी दे दिया। निर्णय के बाद डिक्री भी पारित कर दी, और डिक्री में ए जीता है और बी क्या हुआ है, हारा। यानी कि न्यायालय ने ये डिक्री पारित की कि ए बी से 5,000 रुपया वसूलने का हकदार है। अतः बी को आदेशित किया जाता है कि वह ए को कितना रुपया दे, 5,000। ये डिक्री हो गई। तो जब निर्णय आ जाता है और डिक्री पारित हो जाती है, तो अब ए का नाम भी बदल जाएगा और बी का नाम भी कानूनन क्या होगा, बदले। यानी कि जब फैसला आ गया, डिक्री पारित हो गई, तो ऐसी दशा में अब वादी प्रतिवादी न कहिएगा, नाम बदल दीजिएगा। अब ए का नाम ए क्या कहलाएगा, तो इसकी परिभाषा 2(3) में दी गई है, और बी क्या कहलाएगा, तो इसकी परिभाषा 2(10) में। यानी कि जो जीता वही सिकंदर, तो जो जीता है उसे हम कहते हैं डिक्री होल्डर या आज्ञप्तिधारी, डिक्रीधारी या जयपत्रधारी। तो बताइए कौन इस मुकदमे में जीता है, ए। तो ए का क्या नाम देंगे, डिक्रीदार, या हिंदी में आज्ञप्तिधारी, आज्ञप्तिधारी, या इंग्लिश में डिक्री होल्डर। कौन हारा है, आप आसानी से बता सकते हैं, बी। तो जो बी का नाम होगा, अब वह जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर, हिंदी में कहेंगे निर्णित ऋणी, निर्णित ऋणी, याद रखिएगा। ये आज्ञप्तिधारी और ये हिंदी में निर्णय। फिर एक बार समझिए, तो जो जीतता है उसे इंग्लिश में डिक्री होल्डर और हिंदी में आज्ञप्तिधारी या डिक्रीदार कहते हैं, और जो हारता है उसे हिंदी में निर्णित ऋणी और इंग्लिश में जजमेंट डेटर कहते हैं। ये कम से कम याद रहे। तो डिक्री होल्डर की धारा में परिभाषित है 2(3) में, निर्णित ऋणी किस में है, 2(10). याद करके जाइए, जे में आ चुका है। अब क्वेश्चन देखिए आपका क्या बना है आपका इंटरव्यू में। सिविल मामलों में सामान्यतः एक पक्षकार जीतता है और दूसरा हारता है। तो जो जीता डिक्री होल्डर और जो हारा जजमेंट डेटर। लेकिन आपका ये पूछा गया था कि क्या दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर हो सकते हैं, यानी कि दोनों जीते हों और दोनों हारे हों। तो आपका जवाब रहेगा हो सकते हैं। वह सेटाफ के मामले में, मुजराई के मामले में
अर्थात प्रतिसादन के मामले में अर्थात पारस्परिक कटौती के मामले में। फिर एक बार नए लोग समझे भाई, क्या दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर हो सकते हैं कि नहीं? तो आप बताएंगे कि हो सकते हैं। फिर पूछा जाएगा कुछ उदाहरण बताइए, तो बताइएगा सेट ऑफ के मामले में। फिर पूछेगा कि और उदाहरण बताइए, तब हम बता रहे हैं वही उदाहरण बता दीजिएगा। देखिए आपका इसी उदाहरण में हम सेट कर रहे हैं। ए ने न्यायालय में मांग किया कि हजूर भी हमारा 5,000 लिया है, मुझे दिलवाया जाए। तो बी ने आपका ये दावा किया, मैंने लिखित कथन द्वारा, कि हजूर 2,000 रुपया ए भी हमारा उधार लिया है, अतः ये 2,000 रुपया मैंने हमें भी दिलवाया जाए और 5,000 रुपया में से क्या करा दिया जाए? कटौती या पारस्परिक उन्मुक्ति या मुजराई करा दिया जाए, सेट ऑफ करा दिया जाए, प्रतिसादन भी कहते हैं, कटौती करा दिया जाए। तो अब आइए, अब ए कितना जीता है? 5,000। बी कितना जीता है? तो क्या दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर हो गए कि नहीं? बताइए। ए कितना जीता है? तो 5,000 के लिए कौन डिक्री होल्डर हो गया? ए। और बी के पक्ष में न्यायालय ने कितने का फैसला दिया है? 2,000। तो 2,000 के लिए डिक्री होल्डर आज्ञप्तिधारी कौन हो गया? बी। तो क्या दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर हो गए कि नहीं? हो गए। अब जजमेंट डेटर या हारने वाला या निर्णित ऋणी पर थोड़ा दिमाग लगाइए। एक कितना रुपया हारा है? 2,000। एक कितना हारा है? तो इस 2,000 के लिए ए क्या कहलाएगा? निर्णित ऋणी या जजमेंट डेटर। और बी कितना हारा है? 5,000। तो इस 5,000 के लिए बी क्या कहलाएगा? जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी। यानी कि ये उदाहरण ऐसा मिला जहाँ की दोनों पक्षकार जीते भी हैं और दोनों पक्षकार क्या हुए हैं? तो क्या एक ही मामले में दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर यानी कि जीतने वाले, आसान भाषा में जीतने वाले और हारने वाले हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण पूछे तो आप क्या बताएंगे? मुजराई या प्रतिसादन या सेट ऑफ। फिर क्वेश्चन बना सकता है कि प्रतिसादन के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो प्रतिसादन दिया गया है आदेश 8 के रूल 6 में। भाई याद रखिएगा कहाँ दिया गया है? सीपीसी के आदेश 8 के किस नियम में? 6 में। आपका सीआरपीसी में भी पूछा जाता है, उतना लंबा हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। प्रतिसादन देखिए आपका, अब जो डिक्री होल्डर की बेयर एक्ट सीआरपीसी में 428 है भाई, बता देते हैं। प्रतिसादन भाई देखिए, प्रतिसादन देखिए कहाँ कहाँ है भाई, एक लाइन बता दिया जाए पुराने लोगों को भी, नहीं तो कहेंगे कि सर केवल नए लोगों को ही बता रहे हैं, क्योंकि पुराने लोग तो भाई इसीलिए आए हैं कि 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। प्रतिसादन माने कटौती। अब जान लिया ना, कटौती यानी कि 5,000 मांगा था तो बी कहा कि 2,000 हमारा लिया है, 2,000 काटा जाए, हम कितना केवल देंगे? 3,000। तो ये जो नियम है विधिक मुजराई, लीगल सेट ऑफ आपका आदेश 8 नियम 6 में है सीपीसी के। सामयिक मुजराई आदेश 20 के नियम 19 का उपनियम 3 में है। यही जे में पिछली बार आया था। इक्विटेबल सेट ऑफ कहाँ है? सामयिक मुजराई पिछली बार आ चुका है, गलत न हो। आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम कितना? 3। ये सिविल मामलों में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट मुजराई कर सकता है कि नहीं, तो इनहेरेंट पावर बताइएगा। अनुच्छेद कौन सा? 142।
अब क्रिमिनल मामलों में आइए, पिछली बार आपका पूछा भी गया था, एक उदाहरण लास्ट में हम बताएंगे। आपराधिक मामलों में भी सेट ऑफ या मुजराई का प्रावधान है, लेकिन वहां धन की कटौती नहीं होती, कटौती दूसरी होती है। और पहले आपराधिक मामलों में सेक्शन बता दिया जाए। आपका सीआरपीसी की धारा पूछा भी गया था 428, और प्ली बार्गेनिंग में 265 आई। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि सीआरपीसी की धारा 428 में मुजराई है सामान्यतः, और अभिवचन का संपणन प्ली बार्गेनिंग अभिवाक सौदेबाजी के चैप्टर में कहा है, तो 265 किसमें है, आई में। तो क्रिमिनल मामलों में जो उदाहरण पूछा गया था एपीओ में, सेम हम उदाहरण लास्ट में आपको बताते हैं, ताकि भाई पुराने लोगों का भी चलता रहे। देखिए क्या पूछा था भाई, मुजराई अब याद रखिएगा, नए लोग भी, आपराधिक मामलों में अब चल रहा है। मान लीजिए ए एक अभियुक्त है और बिना जमानत के 1 वर्ष तक वह जेल में रहा, जमानत नहीं हुई। फिर उसकी ए की जमानत होती है, फिर ए पर मुकदमा चलता है और ए को 3 वर्ष का कारावास का दंड दिया जाता है। अब समस्या ये है कि उसी मामले में अंडर ट्रायल बिना जमानत के वह पहले कितना दिन रह चुका है, 1 साल, और जब फैसला आया तो कितने दिन दंड का फैसला आया है, 3 साल। तो उसी मामले में वह 1 साल तो बिना जमानत के ही जेल में रह चुका है फैसला के पहले ही। तो इस 3 साल में से आपका, ये 3 साल में से आपका 1 साल क्या किया जाएगा, माइनस, अब कितने दिन जेल में केवल रहेगा, 2 साल। तो ये किस मामले में मुजराई हो गई, मुजराई का मतलब ये नहीं कि वो मुजरा सपना चौधरी का और राखी सावंत का, कई लोग दिमाग वहां लगाए होंगे, तो दिमाग राखी सावंत और सपना चौधरी पर नहीं लगाना है, दिमाग आपका सीआरपीसी की धारा किसमें, 428 एपीओ में आया है, यही सेम आया था, मैंने उदाहरण दूसरा नहीं, जो आ चुका है वही बताया जा रहा है। और प्ली बार्गेनिंग में पूछे तो 265 आई, सीपीसी में विधिक मुजराई पूछे तो आदेश 8 का नियम 6, और पिछली बार सामयिक मुजराई जे में आया था तो आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम कौन, 3। ऐसे ही रटा जाता है। देखिए कितना क्वेश्चन लास्ट में निकाला गया, भले डिग्री में ना निकला हो, लेकिन बहुत। तो रेस्ट ले लीजिए तो संविधान चलेगा भाई, थोड़ा अभी थकान भी है ज़्यादा, टीपीए अभी कल से ही चल पाएगी, आज भी लग रहा नहीं चल पाए, क्योंकि आवाज़ भी अभी एकदम सही नहीं हुई। तभी 15 मिनट बाद संविधान चले।